नमस्कार। कैसे हो तुम लोग? अब तो वीडियो पढ़ रही हैं और लगातार, और आप पढ़ भी रहे हो और अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनेशन पास में है और हम भी थोड़ा सा सिलेबस अब फास्ट करा रहे हैं। एग्जामिनेशन तुम्हारे पास आ रहे हैं, इस चीज को देखते हुए और डेली रेगुलर वीडियो भी पढ़ रहे हैं, तो खूब पढ़िए। आज हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। प्रश्न आता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन नाम से ही लगता है किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो ये काम कौन करेगा? ब्लड करता है ट्रांसपोर्टेशन का काम, लिम्फ भी करता है। तो थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिए। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग consist of circulatory fluid, called blood, जैसे क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। which is pumped by muscular organ, ब्रैकेट में हार्ट, and a system of interconnecting tubes, system connecting by interconnecting tube, that is blood vessels. Circulatory system transport substance, such as nutrients, salt, oxygen, hormones, waste product, etc. around the body. अगर जो हम बात करें ब्लड की, ब्लड क्या होता है? रेड कलर का एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड का रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो थोड़ा सा नोट करिए, फिर अभी बताते हैं। इट इज अ रेड कलर्ड, हेडिंग देना ब्लड में नोट करिए। इट इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू which circulate in our body. Its red color is due to the presence of a pigment called hemoglobin. अगर हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो एक डिजीज हो जाती है, और डिजीज को क्या कहते हैं? एनीमिया। द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी इज रेफर्ड टू एज एनीमिया डिजीज। तब कौन सी डिजीज हो जाती है? एनीमिया हो जाएगी। अब देखा जाए, बात कर रहे हैं अपन ब्लड की। ब्लड को अगर जो अपन देखें, यहाँ पर ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। मैं एक स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा हूं, बीमार मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं। एक हेल्दी मैन के अंदर ब्लड की क्वांटिटी 6 से 7 लीटर होती है। और ब्लड का पीएच कितना होता है? अगर जो हम पीएच की बात करते हैं तो 7.3 to 4 होता है। 7.3 कर दीजिए। इतना ब्लड का क्या होता है? पीएच होता है। मतलब स्लाइटली एल्केलाइन होता है, हल्का बेसिक होता है। और देखा जाए ब्लड को हम यहाँ पर देखिए, ब्लड को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्लाज्मा, ये क्या दिया गया है? प्लाज्मा। और दूसरा कौन सा होता है? ब्लड कार्पिसल्स होता है। ये ब्लड कार्पिसल्स होती हैं। ब्लड कार्पिसल्स को हम फिर 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। मतलब ब्लड कार्पिसल्स
तीन प्रकार की होती हैं। एक कौन सी होती है? आरबीसी होती है। दूसरी कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। और तीसरी कौन सी होती है? प्लेटलेट्स होती है। ये प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। अब देखा जाए प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितने परसेंट पार्ट बनाता है? 55 to 60% पार्ट बनाता है। ये 55 से 60% पार्ट बनाता है। अगर ब्लड कार्पिसल्स की बात करते हैं तो कितने परसेंट पार्ट बनाता है? ये बनाता, अच्छा 55 है, 55 ये कितने परसेंट बनाएगा? 45 से लेकर के 40% पार्ट कौन बनाता है? ब्लड कार्पिसल्स बनाती है। ये सॉरी 45 to 40% पार्ट कौन बनाता है? ब्लड कार्पिसल्स बनाती है। तो ब्लड को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया, एक तो प्लाज्मा है और दूसरा ब्लड कार्पिसल्स होती है। सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करें। प्लाज्मा पूरे ब्लड का हम देख रहे हैं 55 to 60% पार्ट बनाता है। इतना पार्ट बनाता है। अगर प्लाज्मा का कंपोजिशन देखें तो प्लाज्मा में 91% क्या होता है? वाटर होता है। 91 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। और 8% क्या होती है? प्लाज्मा प्रोटीन होती है। कुछ मात्रा में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। इतनी चीजों से मिल करके प्लाज्मा बना होता है। तो नोट कर लेना जरा। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में नोट कर लेना। इट कंटेन वाटर अबाउट 91 to 92%। इसमें वाटर कितना होता है? 91 to 92%। सल्यूट 8%। इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज डिजॉल्व फॉर्म, एंटीबॉडीज डिजॉल्व फॉर्म, slightly alkaline in nature, slightly alkaline in nature, pH 7.3 to 7.4 कर देना। pH 7.3 to 7.4 ब्लड का pH होता है। स्लाइटली एल्केलाइन है। नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए ब्लड कार्पिसल्स, ब्लड कार्पिसल्स। इसमें नोट कर लेना, दीज आर द सेल विच आर सेल साइज इन द रेड बोन मैरो। इसमें सेल्स होती हैं जो रेड बोन मैरो के अंदर बनती हैं। ब्लड कार्पिसल्स देखा जाए तीन प्रकार की होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन सभी ब्लड कार्पिसल्स का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? रेड बोन मैरो के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? रेड बोन मैरो के अंदर होता है। उसके बाद में देखा जाए, अगर एक एक करके देखें, रेड ब्लड कार्पिसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पिसल्स और प्लेटलेट्स के फीचर्स देखे जाएं। अगर सिंथेसिस देखी जाए तो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? बोन मैरो में होता है। व्हाइट ब्लड कार्पिसल्स का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। अगर शेप की बात करते हैं तो आरबीसी कैसी होती हैं? बाइकॉन्केव होती हैं। और डब्ल्यूबीसी राउंडेड या इरेगुलर शेप की होती है, राउंडेड से लेकर के इरेगुलर शेप। और प्लेटलेट्स जो होती है वेरियस शेप की होती है। उसके बाद साइज की बात करते हैं। आरबीसी का साइज कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर डायमीटर और 2 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 8 to 15 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो 2 to 3 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। नंबर की बात करते हैं तो आरबीसी ह्यूमन में कितनी पाई जाती हैं? 4.5 to 5 मिलियन पर ml पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी 8 to 5000 to 800 पर ml पाई जाती हैं।
और प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो 0.15 टू 0.45 मिलियन पर ml ब्लड में पाई जाती है। अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में भी नहीं पाया जाता है और प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाता है। लाइफ स्पेन देखें तो आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है और वाइट ब्लड कार्पिसल्स का 12 आवर्स से लेकर के सेवरल डेज तक हो सकता है और प्लेटलेट्स का लाइफ साइकिल 7 to 10 डेज होता है, 7 से 10 दिन का होता है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए गए या नहीं पाए गए हैं, इस बेसिस पर डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरी होती है ए ग्रैनुलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए गए या नहीं पाए गए हैं, इस बेसिस पर डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं ये ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं और दूसरी कौन सी होती हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। जो ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और ए ग्रैनुलोसाइट जो होती है उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स फिर तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है एसिडोफिल्स, इन्हीं को कहते हैं इओसिनोफिल्स कहते हैं और ये हाइपर सेंसिटिविटी के लिए जिम्मेदार होती हैं। दूसरी कौन सी होती है बेसोफिल्स होती हैं। बेसोफिल्स इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन सेक्रीट किया जाता है। और नेक्स्ट होता है न्यूट्रोफिल्स या हेट्रोफिल्स, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, लगभग 60% पाई जाती हैं और ये पाइथोजेनस माइक्रोब्स को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा खाकर नष्ट करती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स का ही दूसरा नाम क्या है, हेट्रोफिल्स कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और पाइथोजेनस माइक्रोब्स को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा खाकर नष्ट करती हैं। उसके बाद में एक ग्रैनुलोसाइट्स, ये केवल दो प्रकार की होती हैं। एक लिम्फोसाइट्स होती हैं और दूसरी मोनोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है और एंटीबॉडीज एंटीजन से बॉडी का प्रोटेक्शन करती है। मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, मोनोसाइट। और मोनोसाइट भी पाइथोजेनस माइक्रोब्स को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा खाकर नष्ट करती हैं। तो मोनोसाइट्स, हेट्रोफिल्स ये नेचर में कैसी होती हैं, फैगोसिटिक होती हैं। जितने भी पाइथोजेनस माइक्रोब्स होते हैं उनको खाकर नष्ट करती हैं। तो ग्रैनुलोसाइट मैंने बताया तीन प्रकार की होती हैं। एक इओसिनोफिल्स, दूसरी बेसोफिल्स और तीसरी न्यूट्रोफिल्स या हेट्रोफिल्स। और ए ग्रैनुलोसाइट दो प्रकार की होती हैं, एक लिम्फोसाइट्स और दूसरी मोनोसाइट होती है। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। नंबर अगली हेडिंग दीजिए, फंक्शन ऑफ ब्लड। अगली हेडिंग देखा जाए क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें। अगली हेडिंग है फंक्शन ऑफ ब्लड। तो फंक्शन ऑफ ब्लड। अब ब्लड हमारा क्या क्या काम करता है इसके बारे में मुझे बताना है। ब्लड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। पहली बात देखा जाए ट्रांसपोर्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
ब्लड के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में नोट करिए, द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड, amino acid, vitamins, etc. are transported to all part of the body by blood. दूसरा फंक्शन नोट करिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसमें नोट कर लेना, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, uric acid and ammonia are transported by blood. नंबर तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नंबर अगला, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, मेंटेनेंस ऑफ पीएच। अगला, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। ये सारे काम किसके होते हैं? ब्लड के होते हैं। ये सारे के सारे काम कौन करता है? ब्लड करता है। नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए, हार्ट। अब देखा जाए हार्ट क्या क्या काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें और जानें। देखा जाए ह्यूमन का हार्ट जो होता है बंद मुट्ठी के समान होता है और हार्ट थोरैक्स रीजन में पाया जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क करता है बॉडी के अंदर, क्योंकि ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। ये चीज़ अपने को मालूम होनी चाहिए। तो ये अब अपन पढ़ने जा रहे हैं हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखा जाए क्या होता है, बॉडी का इतना पार्ट क्या कहलाता है? थोरैक्स रीजन कहलाता है। तो इतना पार्ट क्या है? थोरैक्स रीजन। थोरैक्स में सामने की तरफ ये स्टर्नम होती है, पीछे की तरफ बैकबोन होती है और साइड में रिब्स होती है और अंदर और नीचे की तरफ डायफ्राम होता है। अंदर एक चैम्बर होता है पूरा, जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे कमरा है, कमरे में चारों तरफ से दीवारें हैं और अंदर चैम्बर होता है और चैम्बर पर टेबल, चेयर, अलमारी जो रखना चाहो वो रखते हैं अपन। तो वैसे ही चारों तरफ बोन की कवरिंग है, अंदर चैम्बर है। उस चैम्बर को क्या कहते हैं? थोरैसिक कैविटी कहते हैं। इस थोरैसिक कैविटी के अंदर एक लंग इधर है, एक लंग इधर है। दोनों लंग के बीच में जो स्पेस पाया गया, ये इस स्पेस को क्या कहते हैं? मिडिस्टाइनल स्पेस कहते हैं और इसी स्पेस में हार्ट लोकेटेड होता है। तो हार्ट दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है, मिडिस्टाइनल स्पेस, उसी में लोकेटेड होता है और हार्ट बंद मुट्ठी के समान होता है। ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। ध्यान रखना, ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर का होता है। 4 चैम्बर देखिए कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चैम्बर का हार्ट होता है ह्यूमन का और 4 चैम्बर देखिए कौन कौन से होते हैं। इस चैम्बर यहाँ पर ये क्या होती है? कोरोनरी सेप्टम कहलाता है। ये कहलाता है कोरोनरी सेप्टम कहलाता है। तो इसको तो हमने कह दिया कोरोनरी, कोरोनरी सेप्टम कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। एक चैम्बर यहाँ पर होता है, ये वाला जो चैम्बर कहलाता है राइट एट्रियम कहलाता है, या इसी को क्या कहते हैं? राइट आर्टिकल कहते हैं।
आरिकल कहते हैं। एक चैम्बर ये है, इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट आरिकल कहते हैं। ये लेफ्ट आरिकल कहते हैं, आरिकल कहते हैं। एक चैम्बर ये है, इसे क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये अपना है राइट वेंट्रिकल कहलाता है, वेंट्रिकल कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है, वेंट्रिकल कहलाता है। तो इसका मतलब अपना हार्ट कितने चैम्बर का बना होता है, 4 चैम्बर, जो आपके सामने है। अब देखा जाए क्या होता है, इस चैम्बर के अंदर 2 मस्कुलर नोड पाए जाते हैं। इस प्रकार से एक तो ये मस्कुलर नोड है और एक ये मस्कुलर नोड है। इन मस्कुलर नोड को क्या कहते हैं, एसए नोड कहते हैं, एसए नोड कहते हैं, नोड कहते हैं। साइनो आरिकुलर नोड कहते हैं। हार्ट बीट यहीं से स्टार्ट होती है, इसीलिए एसए नोड को पेसमेकर भी कहते हैं या कॉन्ट्रैक्शन सेंटर भी कहा जाता है। और ये क्या कहलाते हैं, एवी नोड कहलाते हैं। ये अपने एवी नोड हैं, ये एवी नोड हैं। दोनों मसल फाइबर के द्वारा अटैच रहते हैं। एवी नोड से मसल्स का ग्रुप निकलता है। जो मसल्स का ग्रुप निकलता है उसे क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। और बंडल ऑफ हिस वेंट्रिकल में जाकर के 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से एक ब्रांच इस वेंट्रिकल के अंदर और एक ब्रांच इस वेंट्रिकल के अंदर। इसको क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। तो ये बंडल ऑफ हिस कहलाता है। और ये ब्रांचें क्या कहलाती है, पुरकिंजे फाइबर कहलाती है। तो ये कहलाती है पुरकिंजे, पुरकिंजे फाइबर कहलाते हैं, फाइबर कहलाते हैं। दूसरी बात देखा जाए, इस चैम्बर से एक एओर्टा निकलती है। इससे जो एओर्टा निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे पल्मोनरी एओर्टा कहते हैं। जो हार्ट के बाहर निकल करके 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है और लंग को ले जाती है ब्लड। तो इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी एओर्टा कहते हैं। तो ये कहलाती है पल्मोनरी, पल्मोनरी एओर्टा कहलाती है, एओर्टा कहलाती है। और इसकी ये जो ब्रांचें हैं उन्हें क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है, आर्टरी कहलाती है। और इससे जो एओर्टा निकलती है उसे क्या कहते हैं, सिस्टमिक एओर्टा कहते हैं। जो हार्ट के बाहर निकलने के बाद बहुत सारी पतली पतली ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारी पतली पतली ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्टों को ब्लड ले जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, सिस्टमिक एओर्टा कहते हैं। यहाँ पर भी एक वाल्व पाए जाते हैं, यहाँ पर भी वाल्व पाए जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सिस्टमिक, सिस्टमिक एओर्टा कहते हैं, एओर्टा कहलाती है। यहाँ पर ये जो वाल्व पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्राइसेमिलुनर वाल्व कहते हैं। तो ये ट्राइसेमी ल्यूनर वाल्व कहलाते हैं, ये ट्राइसेमिलुनर वाल्व कहलाते हैं। एक वाल्व यहाँ पर पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इस प्रकार से ये वाल्व क्या कहलाते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाते हैं। ये ट्राइकस्पिड कस्पिड वाल्व कहलाते हैं, वाल्व कहलाते हैं। एक वाल्व यहाँ पर पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व कहते हैं। तो ये बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व, या इन्हीं को क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व कहते हैं। ये मिट्रल वाल्व कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर तुमसे जरूर पूछी जाएगी 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आज इतना रखते हैं, फिर उसके बाद में अगली क्लास में हार्ट के बारे में और बताएंगे। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अपने चैनल का नाम तो तुम लोगों को मालूम ही है,
मिश्रा क्लासेस से अलग करके मैंने नया चैनल बना दिया है, उसका नाम है एडिकुल, EDUKUL, एडिकुल 9th 10th। ये अगर सर्च करोगे एडिकुल 9th 10th तो अपना चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी मैटर डालते हैं वो तुम तक पहुंचता रहे। ओके।